अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बी मैथ के चैप्टर नंबर 1 की जो डेफिनेशंस थी वो हमने स्टार्ट की हुई थी। इसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हुई है। एक्सरसाइज के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हैं। अब ये जो चैप्टर था इसमें कुछ डेफिनेशंस ऐसी थी जो कि आप लोगों की एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट थी, तो वो डेफिनेशंस हमने स्टार्ट की हुई थी। आज के लेक्चर में जो हमारी रिमेनिंग 8 डेफिनेशंस हैं वो हम कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज सबसे पहली जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे वो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इसको हम ईपीएस से जो है वो भी शो करते हैं। अब अर्निंग पर शेयर की जो रेशो है वो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये जो है वो रेशो हम लोग इसलिए मेजर करते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि एक शेयर के ऊपर जो है वो कितना प्रॉफिट आ रहा है। यानी कि जब आप लोग किसी फर्म में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस फर्म को जो है वो प्रॉफिट अर्न होता है। अगर जो है प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो एक शेयर के ऊपर जो है वो कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है कोई भी फर्म। इट मेजर्स द रिटर्न अर्नड इन रुपीज ऑन बिहाफ ऑफ ईच आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यानी कि जो भी शेयर्स हमारे इशूड होते हैं, जो जनरल पब्लिक के पास होते हैं, इनको हम लोग जो है वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं। तो वो शेयर्स जो कि हमारे जनरल पब्लिक के पास हैं उनमें से हर एक शेयर के ऊपर जो है वो कितना प्रॉफिट जो है वो फर्म अर्न कर रही है। और द कॉमन स्टॉक, इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द रेशो ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसको जो है मेजर करने के लिए हम लोग जो है वो रेशो लेते हैं। अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसका फार्मूला है अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्न इन अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, जितना भी आप लोगों को जो है वो साल में प्रॉफिट होगा वो आप लोग जो रखेंगे ऊपर और इसको जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देंगे। यानी कि जितने भी आप लोगों के कॉमन स्टॉक्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है उनके नंबर्स के ऊपर, उनकी तादाद के ऊपर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो किस चीज़ को शो करेगा, अर्निंग पर शेयर। यानी कि एक शेयर के ऊपर जो है वो जितना प्रॉफिट फर्म अर्न करेगी वो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड डेफिनेशन है प्रोडक्टिविटी की। इट मेजर्स द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि फर्म के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं फर्म उनको कितना इफेक्टिवली यूज करी है, कितना अच्छे तरीके से यूज करी है, ये इसको मेजर करने के लिए आप लोग इस रेशो को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आउटपुट और इनपुट के जो है वो रेशो ले लेते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। प्रोडक्टिविटी को हम प्रोडक्टिविटी इंडेक्स भी कहते हैं, इसको पीआई से जो है वो भी शो कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जो है वो पेपर में डेफिनेशन आए प्रोडक्टिविटी की या फिर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स की तो फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी इवेंट की अकरेंस या फिर नॉन अकरेंस को जो है वो शो कर रही होती है। यानी कि आपका इवेंट जो है वो अकर होगा या फिर अकर नहीं होगा। यानी कि अनसर्टन सिचुएशन होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, उसमें चांसेस ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस होते हैं। इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं कि कोई भी इवेंट जो है वो अकर होगा या फिर नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए को शो करने के लिए हम इसको जो है वो पी ए से शो करते हैं। पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी एंड ए जो है वो आप लोगों के इवेंट को शो करेगा। वो किसके इक्वल होगा, अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन फेवरेबल of occurrence of event A divided by total number of possible आउटकम्स। ठीक है, यानी कि जितने भी जो है वो पॉसिबल आउटकम्स हैं फेवरेबल सिचुएशन में इवेंट ए के अकरेंस को हम लोग उसको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किसी भी इवेंट ए की जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह हम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए को किस तरीके से शो करते हैं, इसको हम पी ए बार से जो है वो शो करते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को पी ए से शो करेंगे और नॉन अकरेंस को पी ए बार से शो करेंगे। और इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन फेवरेबल ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए। यानी कि जो कि इस फेवर में है कि वो इवेंट जो है वो अकर नहीं होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के। यानी कि दोनों को डिवाइड हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के साथ कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास जो है ऊपर जो वैल्यू आ रही है, अगर हम लोग जो है वो अकरेंस ऑफ इवेंट ए की बात कर रहे हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन फेवरेबल ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, यानी कि वो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लेंगे जो कि इवेंट ए की अकरेंस के फेवर में है। और अगर हम नॉन अकरेंस की बात करेंगे तो फिर नॉन अकरेंस में हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो इवेंट ए की जो है वो नॉन अकरेंस की फेवर में जो इवेंट है उनको जो है वो लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन है अवेलेबिलिटी की। तो अवेलेबिलिटी को हम डिफाइन
डिफाइन करते हैं कि ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम का ऐसा पीस है जिसमें हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल होता है ऑपरेशन के लिए, ठीक है। यानी कि टाइम पीरियड का वो हिस्सा जिसमें हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल होगा कि हम लोग जो है वो उसको ऑपरेट कर सकें, उसको हम लोग जो है अवेलेबिलिटी का नाम देंगे। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम अ पीस ऑफ इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अवेलेबल फॉर ऑपरेशन। इसकी जो है वो अगर हम लोग इसका फार्मूला देखें तो इसको हम अवेलेबिलिटी इंडेक्स से शो करते हैं। तो इट मीन्स कि अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी इंडेक्स जो है वो सेम ही चीज़ है। इन दोनों का फार्मूला जो है वो सेम होगा, एम टी बी एफ डिवाइडेड बाई ई एम टी बी एफ प्लस एम टी आर एफ, ठीक है। यानी कि ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू रिपेयर को। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन की डेफिनेशन। तो यूटिलाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो, यूटिलाइजेशन बेसिकली जो है वो है क्या, ये किसी भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए हम यूटिलाइजेशन की रेशो जो है वो फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एक्चुअल आउटपुट टू डिजाइन कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, यूटिलाइजेशन इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, यानी कि जो एक्चुअल आप लोगों के पास जो ओरिजिनल आउटपुट आएगी वो, उसको आप डिवाइड करेंगे डिजाइन कैपेसिटी के ऊपर, तो आप लोगों के पास जो है वो यूटिलाइजेशन इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंडेक्स नंबर की। तो इंडेक्स नंबर जो है वो, एक आप लोगों के पास बच्चे होता है बेस पीरियड, एक आप लोगों के पास होता है करंट पीरियड, ठीक है। तो करंट पीरियड की जो वैल्यूज होती हैं उनको आप लोग कंपेयर करते हैं बेस पीरियड की वैल्यूज के साथ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि करंट पीरियड की जो वैल्यूज हैं वो बेस पीरियड की पहले की निस्बत जो है वो इंक्रीज हुई हैं या फिर डिक्रीज हुई हैं। इट मेजर्स इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट पीरियड्स वैल्यू वर्सेस द बेस पीरियड या वैल्यूज, यानी कि जो बेस पीरियड की वैल्यूज हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं आप लोग। इट इज आल्सो अ परसेंटेज रेशो ऑफ करंट पीरियड वैल्यू एंड बेस पीरियड वैल्यू। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप लोग करंट पीरियड की जो वैल्यूज हैं उनको डिवाइड करेंगे बेस पीरियड की वैल्यूज के साथ और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप लोगों के पास जो है परसेंटेज में आंसर आ जाएगा इंडेक्स नंबर का। नेक्स्ट वन है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है वो rate of loan amount or amount of investment shall increase over certain period of time, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो बच्चे किसी पर्सन को जो है वो लोन देते हैं, ठीक है, तो अगर आप बैंक से भी लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो आप लोगों से इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। तो जिस रेट से, जिस हिसाब से, जिस शरह से वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सूद लेंगे उन पैसों के ऊपर, वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो कहलाएगा। इसी तरह अगर आप लोग जो है किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी आप लोग जो है वो इंटरेस्ट जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो अगर एक एग्जांपल के जरिए हम समझना चाहें तो इसकी एग्जांपल आप लोगों की बुक पे भी गिवन है, 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब है कि पूरे साल में आप लोगों को उस जो आप लोगों ने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर आप लोग जो है वो 10% के हिसाब से जो है वो सूद देंगे। इसी तरह जो है वो देयर शेल बी एन इंक्रीज ऑफ ₹10 ऑन एवरी जो है 100 रुपीज। अगर आप लोग जो है वो 100 रुपये का जो है वो लोन ले रहे हैं तो 100 रुपये के लोन के ऊपर आप लोगों को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10 रुपये जो है वो देना पड़ेगा हर साल। नेक्स्ट डेफिनेशन है आप लोगों की डिस्काउंट रेट की। तो डिस्काउंट रेट जो है वो हमें ये बताता है कि आप लोगों ने जो चीज़ें जो है वो परचेज की हैं उसके ऊपर आप लोगों ने कितनी छूट जो है वो रिसीव की है या फिर कितना डिस्काउंट जो है वो रिसीव किया है। अब डिस्काउंट रेट है क्या, अगर किसी चीज़ की जो है वो एक्चुअल प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, वो चीज़ आप लोग जो है 90 रुपीज़ में ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने 10 रुपये जो चीज़ की वैल्यू में कमी करवाई है वो क्या रिसीव किया है, डिस्काउंट रिसीव किया है। अब डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट वो शरह है जिस हिसाब से आप लोगों ने जो है वो जिस परसेंटेज से, जिस शरह से आप लोगों ने जो है वो चीज़ की जो प्राइस थी उस प्राइस में जो है वो कमी करवाई है। अब डिस्काउंट रेट को जो है वो मेजर करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू अमाउंट टू डिडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग इसको 100 से तो आप लोगों के पास जो है वो डिस्काउंट रेट का आंसर आ जाता है कि जिस शरह से आप लोगों ने चीज़ की प्राइस में जो है वो कमी करवाई है।